हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज है 5 सितंबर। आज जो है पूरे भारतवर्ष में टीचर डे सेलिब्रेट किया जा रहा है और आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक, ये हमारे प्रधानमंत्री जी और ये सिंगापुर के प्रतिनिधि, है ना। तो आपको बता दें इस फोटो को हमने क्यों लिया, इस टॉपिक को क्यों लिया। सिंगापुर को लेकर क्या क्वेश्चन पूछता है, याद रखिएगा। तमाम फैक्ट तो देख लेते हैं हम लोग। भारत को सबसे ज्यादा जो एफडीआई प्राप्त होता है ना, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो होता है सिंगापुर से। लेटेस्ट डाटा है। अगर अभी एग्जाम होता है, कोई भी एग्जाम हो रहा है, अगर ये क्वेश्चन आता है कि भारत को सबसे ज्यादा एफडीआई किसे प्राप्त होता है, तो आप सिंगापुर को टिक करेंगे। ठीक है, पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे मॉरिशस। ठीक है, अगर एग्जाम हो रहा है, बोलेगा कि दो कंट्री का नाम बताइए जो सबसे ज्यादा एफडीआई प्राप्त होता है, तो सिंगापुर और मॉरिशस, ये हो गया। और इसके बाद हम लोग बात करेंगे, हाँ, यहाँ पे और इम्पोर्टेंट फैक्ट, चलिए देखते हैं आगे। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने जो है अभी फटकार लगाया है किसको, उत्तराखंड में जो मुख्यमंत्री हैं उनको। क्यों लगाया है? क्योंकि जो आरोपी जो अफसर थे उनको अपॉइंट कर रहा है, जबकि उनको निलंबित करना चाहिए था। ठीक है, उन पे कार्रवाई करना चाहिए था। तो आप उनको क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर करके अपॉइंट कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ऐसा नहीं चलेगा, ये सामंती सिस्टम नहीं है। ओके, तो सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट से हम लोग देखेंगे क्या क्वेश्चन पूछता है। यहाँ पर देख लीजिए, राजा जी टाइगर रिजर्व के बारे में क्वेश्चन पूछेगा आपसे। राजा जी जो टाइगर रिजर्व है ना, कहाँ है? उत्तराखंड में। पहला फैक्ट हो गया। जो इंपॉर्टेंट, जैसे कि मध्य प्रदेश का कुल्लू नेशनल पार्क आ रहा है ना, वो भी न्यूज में है पूरा। उत्तराखंड का ये न्यूज में आता रहता है, टाइगर रिजर्व। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएंगे। अब आइए सुप्रीम कोर्ट को लेकर। सुप्रीम कोर्ट को लेकर क्वेश्चन क्या पूछता है, सुप्रीम कोर्ट को अगर जज को अपॉइंट कर रहा है तो कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा जो नाम का सिफारिश होता है, फिर जाके राष्ट्रपति क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं। ठीक है, अभी वर्तमान सुप्रीम कोर्ट के जज कितना है? 34। अगर मान लीजिए देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी लग जाता है, तो यहाँ पर राष्ट्रपति जी को छोड़ के बाकी सारे अधिकारी, केंद्र का, राज्य का, सभी की सैलरी कट हो सकते हैं। यहाँ पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज भी शामिल है। ओके, यहाँ पर बात करके जो फंडामेंटल राइट हमें मिला हुआ है 12 से 35 तक, उसका प्रोटेक्ट कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उसका व्याख्या कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो ये तमाम फैक्ट को आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कई दफा एग्जाम में देखने को मिलेगा आपको। अब आइए, दल बदल जो विधेयक, यहाँ पे एंटी डिफेक्शन लॉ, आई थिंक ना, दल बदल को क्या बोलते हैं? एंटी डिफेक्शन लॉ बोलते हैं क्या? हाँ, दल बदल जो कानून है ना, जैसे कि मान लीजिए कोई नेता जो है इस पार्टी का है, उस पार्टी में मर्ज कर गया। क्यों मर्ज कर गया? क्योंकि उसको सत्ता मिल रहा था, उसको कोई मिनिस्ट्री या पोर्टफोलियो दे रहा था, या लालच लालच दे दिया कि आपको मिनिस्ट्री देंगे, आप इस दल पे क्या करो, मिल जाओ। तो उसी को बोलते हैं दल बदलू। दल बदलू लोग बोलते हैं, अदल बदल कानून। यहाँ पे जब आर्टिकल को पढ़ोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ हिमाचल प्रदेश के बारे में कि यहाँ पे जो भी दल बदल जो करेंगे विधेयक विधायक, ठीक है, तो उनको पेंशन बंद कर दिया जाएगा। तो ये एक सही कदम है, जो कि दल बदल कानून को यहाँ पे रोकने के लिए। तो आपको बता दें, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, अभी आपका 2022 का जो यूपीएससी हुआ था, वहां पे पूछ दिया था कि दल बदल जो प्रोविजन है वो भारतीय संविधान के किस शेड्यूल में है? तो शेड्यूल 10 याद रखिएगा। 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट भी याद रखिएगा, ये भी दल बदल कानून से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और अगर हम लोग अपवाद की बात करें, अपवाद मतलब एक्सेप्शन की बात करें कि कौन सा कंडीशन जो है दल बदल कानून के तहत नहीं आएगा, तो लोकसभा स्पीकर जो होते हैं ना, अपॉइंट होते हैं, ठीक है, या डिप्टी स्पीकर अपॉइंट होते हैं, वो लोग जो है दल बदल कानून के तहत नहीं आता है। अगर मान लीजिए कोई पार्टी का मेंबर, टू थर्ड मेंबर अपनी मर्जी से किसी पार्टी में मर्ज कर जाता है ना, तब भी वो क्या होगा, दल बदल कानून के नहीं आएगा। मेंस में पूछता है, प्रीलिम्स में पूछता है। इतना भी फैक्ट हम लोग बात किए हैं, सारे एग्जाम में पूछे गए। शेड्यूल के बारे में बात करते हैं। हमारे संविधान में कुल 12 शेड्यूल है, इसमें 10th शेड्यूल जो है ना, बात करता है एंटी डिफेक्शन लॉ। ओके, नेक्स्ट आइए, यहाँ पे देखिए कि बार बार न्यूज आ रहा है साइबर अटैक के बारे में। अब क्या हो रहा है, जो ठग लोग हैं ना, वो लोग क्या कर रहे हैं, रेंडमली कॉल उठा रहे हैं, उसको फोन किया जा रहा है। और जैसे कि मान लीजिए जो यहाँ पे जो फ्रॉड फ्रॉड जो कर रहे हैं, जो ठग लोग हैं, मान लीजिए हमको फोन किए, और हमको फोन करके क्या बोल रहा है कि आपके द्वारा जो पार्सल भेजा गया था ना, उस पे जो है ना गैर कानूनी जो गतिविधियां हैं, उसमें संलिप्त पाया गया है। आपके जो पार्सल है उसमें मादक पदार्थ पाया गया है, उसमें इलीगल जो है वो पाया गया है, इलीगल क्या बोलते हैं उसको, इलीगल मनी पाया गया है वहां पे।
ठीक है, तो जिसका यूज जो है अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियां में ट्रैफिकिंग के लिए हो रहा है, तो ऐसे में क्या हमको डराने की कोशिश करेगा। तो मान लीजिए हम जानकार नहीं होंगे तो हम डर जाएंगे पूरा, हम बोलेंगे हाँ हाँ शायद हो सकता है, क्या करना होगा। तो उसी का फायदा उठाता है, बोलता है कि आप जो है आप पे कानूनी कार्रवाई ना हो इसके लिए आपको जो है ना कुछ पैसे देने होंगे। तो पूछता है, हम पूछेंगे कितना देना होगा, तो अगर मेरे पास पैसा होगा तो हम डर के मारे दे देंगे, ठीक है, 1-2 लाख रुपए दे देंगे उसको। यही हो गया डिजिटल अरेस्ट, ठीक है, ऑनलाइन बंधक किसी को बोल रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। यहाँ पे जो बोल रहा है कि मादक पदार्थ आपके पार्सल में पाया गया है, जो कि गैर कानूनी चीज भी आपका में पाया गया है, जो कि यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियां के लिए या यहाँ पे कुछ अपराध की श्रेणी में यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ठग लोग ऐसे अब ऐसा करके पैसा ठग रहे हैं, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी जी जो है 2 दिनों की यात्रा में सिंगापुर और ब्रुनेई गए हुए हैं। तो ब्रुनेई के साथ हमारा जो संबंध मजबूत हो इसके लिए सरकार जो है प्रयास कर रही है। और यहाँ पे हम लोग देखने की बात करेंगे, क्यों? क्योंकि साउथ चाइना जो सी है ना, साउथ चाइना सी, यहाँ पे चाइना और वहाँ की जो विभिन्न आइलैंड जो कंट्री है उनके बीच में विवाद देखने को मिलता है, जिसमें से आसियान भी प्रमुख आता है। यहाँ पर बात करेंगे फिलीपीन के बीच में, चाइना के बीच में विवाद है, मलेशिया भी करता है विवाद, वियतनाम भी, ब्रुनेई भी, ताइवान भी। भारत सरकार चाहता है कि इन देशों के साथ जो है ना क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा दे, ठीक है, क्योंकि चाइना भी हमारे इंटरनल पॉलिसी में बहुत दखल करता है। तो भारत भी जैसे कि तैसे जवाब देने के लिए जो है तिब्बत के मामले में हो गया या साउथ चाइना सी के मामले में भी हो गया, भारत यहाँ पे प्रयास करते रहेगा, ठीक है। चलिए, ये रहा विदेश नीति का पहलू है ये सब। अब बात करेंगे बंधावन जो बंदरगाह है, पोर्ट है, ये न्यूज में आ गया है। बोलेगा कि बंधावन बंदरगाह किस राज्य से जुड़ा हुआ है? महाराष्ट्र, पाला, ठीक है। अगर ये बंधावन जो पोर्ट है ना, अगर ऑपरेट हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है, तो 12 लाख रोजगार यहाँ पर जनरेट होंगे। जो सरकार का महत्वपूर्ण जो लक्ष्य है कि हम यहाँ पे युवाओं को रोजगार देंगे, ठीक है, बेरोजगारी को दूर करेंगे, तो इसके लिए एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। आपको मेंस वगैरह में आपको ऐसे ही लिखना होगा। फिर बात करेंगे यहाँ पे सागर मंथन जो प्रोग्राम है किससे जुड़ा हुआ है? तो ये ओशन से जुड़ा हुआ सागर मंथन जो है, जो हमारा ओशन है, ठीक है, वहाँ पे जो मिनरल्स वगैरह है उसको उठाने के लिए यहाँ पे बात किया गया है। अब आते हैं ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। तो देखिए, हाइड्रोजन जो प्राप्त करने का जो प्रोसेस है ना, तो उसको हम लोग को ग्रीन रखना है। कहने का मतलब क्या है कि उससे जो हमारे पर्यावरण को नुकसान नहीं होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए हमको हाइड्रोजन का उत्पादन करना है ना, तो हम क्या करेंगे, कोयला वाला जो है ऊर्जा का प्रयोग नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, रिन्यूएबल एनर्जी, जैसे सनलाइट का उपयोग करेंगे हम लोग, ठीक है, और वाटर का यूज़ करेंगे यहाँ पे। इससे क्या होगा, हमारा जो इकोसिस्टम है वहाँ पे कार्बन का उत्सर्जन बहुत कम होगा, ग्रीन हाउस गैस कम निकलेंगे, तो हमारे इकोसिस्टम को चोट नहीं पहुँचेगा। और ये ग्रीन हाइड्रोजन जो है ना, हमें एविएशन के क्षेत्र में हो गया या ट्रांसपोर्टेशन के क्षेत्र में हो गया, वहाँ पे यूज़ करेंगे हम लोग। अभी क्या हो रहा है, पेट्रोलियम, डीजल, फॉसिल फ्यूल हम लोग यूज़ करते हैं, जिससे हमारे इकोसिस्टम को बहुत नुकसान पहुँचता है। तो हमें ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए क्या करना होगा, स्टार्टअप जो है यहाँ पे लॉन्च करना होगा, स्टार्टअप को यहाँ पे इनवाइट करना होगा। सरकार ने ये प्रयास भी कर रही है। अब आते हैं यूक्रेन के विदेश मंत्री ने दे दिया इस्तीफा। नाम याद रखिएगा, दामित्रो कुलेबा, पूछ सकता है वनडे एग्जाम में। और अभी पोल्टावा जो क्षेत्र है, बोलेगा पोल्टावा जो एरिया है, हाल में चर्चा में रहा था, किस देश में है? यूक्रेन में। क्यों याद रखिएगा, खार्किव याद रखिएगा, ये सब जो यूक्रेन का एरिया है। पोल्टावा में जो है रशिया ने यहाँ पे हमला किया, तो अभी 50 लोगों का यहाँ पे मृत्यु हो गया। इस कारण से ये न्यूज में है। रशिया यूक्रेन का युद्ध जो है ना, पूरा वैश्विक जो है सुर्खियां बटोर रहा है। अब आते हैं यहाँ पे भेड़िया। अभी 4-5 दिन से कंटिन्यू हो रहा है, भेड़िया और मौना के बीच में संघर्ष हो रहा है। अभी देख रहे हैं कि भेड़िया जो है ना, 7 बच्चों और एक महिला को मार के टोटल 8 लोगों को यहाँ पे मार दिया है। तो यहाँ पे क्या हो गया, अब जो जंगली जानवर है ना, इंसानों के लिए खतरा बन चुके हैं। तो इसका एक प्रोसीजर होता है, वन्यजीव आपदा क्षेत्र, है ना। तो वन्यजीव आपदा क्षेत्र घोषित करने से क्या होगा, तो जो भी यहाँ पे विक्टिम है, जो भी यहाँ पे पीड़ित है, उनको मुआवजा मिलेगा, ठीक है, कार्रवाई फटाफट होगा यहाँ पे। इसलिए यहाँ पे वन्यजीव आपदा क्षेत्र घोषित हो गया। मान ली किसी जानवर को मारना है जो कि मानव के लिए जो है खतरा बन गया है, तो इसके लिए जो है लिखित परमिशन लेना पड़ता है। जो चीफ होता है ना, फॉरेस्ट वार्डन, उनका परमिशन लेना पड़ता है। क्लियर है? तो वो परमिशन मिल चुका है, अब वो जानवर को मार दिया जाएगा, भेड़िया को। क्लियर है? और आपको बताते हैं, जो जानवर होता है ना, जानवर, ये किसका प्रॉपर्टी है? सरकार का। ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया, सरकार का प्रॉपर्टी है। और चाहे किसी भी जानवर को जो स्पेशल स्टेटस अगर मिल जाता है, जैसे कि मान लीजिए शेड्यूल 1 में रखा जाता है, वो वाला वन्यजीव संरक्षण जो अधिनियम है, माफ कीजिएगा, वन्यजीव नहीं, 1974 वाला, हाँ, वन्यजीव संरक्षण जो अधिनियम है 1972 का, उसके तहत किसी भी जानवर को अगर सुरक्षा का स्टेटस मिल जाता है,
शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, है ना। तो चाहे वो नेशनल पार्क में रहे या बाहर रहे, कहीं भी रहे, उसको वही स्टेटस मिलता है, सुरक्षा मिलता है, याद रखेंगे आप। इसके बाद आपके प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। स्वर्णिम जो चतुर्भुज है, ये किससे जुड़ा हुआ है? महानगर से, वायु मार्ग से, राष्ट्रीय राजमार्ग से या स्वर्ण व्यापार से? इसका जवाब हम नहीं देंगे, एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे, आपको जवाब देना है यहाँ पे, जो लोग जुड़े हुए रहते हैं। राजस्थान जो है ना, राज्य का क्षेत्रीय जो बेल्ट है ना, किस चीज के लिए फेमस है? तांबा के लिए, अभ्रक के लिए, सोना के लिए, लोहा के लिए। 2 क्वेश्चन हो गया। ये सारे जो क्वेश्चन है बीपीएससी, यूपीपीसीएस, यूपीएससी में पूछा गया है। निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य भारत के सर्वाधिक ऊर्जा उत्पादक है? सबसे ज्यादा जो है ना, सौर ऊर्जा कहाँ उत्पादन होता है? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटका। एक और क्वेश्चन है कि भूमिगत जो कोयले का दहन हो रहा है, आप देख रहे हो ना, जमीन के अंदर ही, पृथ्वी के अंदर ही कोयला दहन हो रहा है, तो किस क्षेत्र में देखने को मिलेगा? बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा। आप सभी यहाँ पर परिचित होंगे। एक और क्वेश्चन देख लीजिए, भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है? दिग्बई, अंकलेश्वर, बॉम्बे हाई, नवागांव। एक और क्वेश्चन होना चाहिए। हाँ, भारत में एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है, कौन सा? हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, असम, मेघालय। अभी जम्मू कश्मीर न्यूज में भी है इलेक्शन को लेकर। ठीक, इसके बाद क्या है? काली क्रांति किससे जुड़ा हुआ है? मत्स्य उत्पादन से, कच्चा तेल से, कोयला, सरसों से। इसका जवाब देना है आपको, और एक्सप्लेनेशन देने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि हमारे व्यूअर है ना, जैसे कि यहाँ पे शशांक जी हो गए, नेहा जी हो गए, ये सब जो है ना, अब एक्सप्लेनेशन के साथ जो यहाँ पे देते हैं, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जो भी चैनल पे विजिट करते हैं, जो भी एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं, उनको नॉलेज मिलता होगा। भारत में सबसे ज़्यादा जो वर्षा होता है ना, किस से होता है? उत्तर पूर्वी, वापसी होती है दक्षिण पश्चिमी, ये सब बताना आपको, क्योंकि ये सब न्यूज़ में रहा है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को कवर कर रहा हूँ। ये तमाम चीज़ था जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा तो आप लोग यहाँ पे अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।